ब्लैक होल्स, जिन्हें उर्दू में रोज़न सियाह भी कहा जाता है, माहिरीन फल्कियात के नज़दीक सूरज की तबाही और बर्बादी किसी भी बड़े सितारे के अंजाम के साथ शुरू हो सकती है। साइंस इस अमर की तस्दीक करती है कि ऐसे धमाके सितारों में उस वक्त रोनुमा होते हैं जब उनका ईंधन ख़त्म हो जाता है। उस वक्त वो अपने बेपनाह अंदरूनी दबाव की वजह से फट जाते हैं। ऐसा उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है कि जब ज़बरदस्त दबाव वाली लहरें सितारे की बैरूनी परत से टकराती हैं तो वो उसे पाश पाश कर देती हैं और उसका मवाद इर्द गिर्द दूर दूर तक बिखर जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक तबाह होने वाले सितारे से कम 10 करोड़ मील फी घंटा के हिसाब से एक तूफान उठता है। इस तूफान के उठने से जो तवानाई की लहरें खारिज होती हैं वो करीबी सितारों पर तबाह कुन असरात मुरतब करती हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि एक सितारे के फटने से कायनात में बिखरे हुए अरबों खरबों सितारे इस तरह फटते और अपनी मौत आप मरते चले जाएं, यानी कायनात में एक ना रुकने वाला चेन रिएक्शन शुरू हो जाए और तमाम के तमाम सितारे अपनी अपनी दुनियाओं के साथ मादूम हो जाएं। इस सारे मामले को समझने के लिए गहराई से जानने की जरूरत है। एक सितारा कई अरब साल तक अपने मरकज में हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करने के अमल से हरारत पैदा करता रहता है। यह अमल इस सितारे की जिंदगी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस अमल के जरिए पैदा होने वाली हरारत इसे अपनी ही तजाज़बी कुव्वत से कुचले जाने से महफूज रखती है। और जब एक सितारे की हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो सिकुड़ने लगता है और नतीजतन इसे जिन सूरतों का सामना करना पड़ सकता है वो ये कि सितारा सिकुड़कर सफेद रंग का हो सकता है, या ये न्यूट्रॉन सितारा बन सकता है, या फिर ये सितारा ब्लैक होल बन जाएगा। एक सितारा अपने इख्तिताम के करीब इन तीनों में से कोई एक सूरत इख्तियार कर सकता है। ताहम इस चीज का इन्हिसार सितारे में मौजूद मादे की मिकदार पर होता है। अगर इसकी कमियत सूरज से 4 गुना कम है तो वो सिकुड़ कर सफेद रंग का हो जाता है। ये सितारे हजम में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद मादे की कसाफत आम सितारों की निस्बत हजारों गुना ज्यादा होती है। दरअसल गैसों के बिखर जाने के बाद सितारों का महज मरकज बाकी रह जाता है, जिसकी जसामत हमारी जमीन जितनी छोटी हो सकती है। इन छोटे सितारों ने कई मिलियन बरसों तक चमकना होता है, मगर वक्त के साथ साथ इनकी चमक मान पड़ जाती है और इसके साथ साथ इनका रंग भी तब्दील हो जाता है। रंग बदलने का यह अमल इस अमर का गम्मार है कि मज़कूरा सितारा ठंडा हो रहा है। ये सफ़ेद से पीला, फिर भूरा और आखिर में स्याह हो जाता है। सफ़ेद से स्याह सितारे में तब्दील होने में इस कदर वक्त सर्फ होता है कि ताहाल कोई छोटा स्याह सितारा साइंसदानों के मुशाहिदे में नहीं आया। आज साइंसदान तकरीबन 300 से जायद सफ़ेद रंग के छोटे सितारे दरियाफ्त कर चुके हैं। जदीद तहकीक के बाइस ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि ज़मीन से 2700 नूरी साल के फासले पर वाक़ सितारों की एक कहकशां NGC 6397 में 6 सफेद रंग के छोटे सितारे हैं, जिनमें से 3 1988 में दरियाफ्त हुए और बकिया 3 हाल ही में की गई एक तहकीक के बाइस मंजर आम पर आए। सितारों का एक और झुंड जिसे IC 348 का नाम दिया जाता है और वो निज़ाम शमसी से 1000 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। सितारों का ये सिलसिला हमारे निज़ाम शमसी की निस्बत कुछ नया है और इसकी तख्लीक को महज 3 मिलियन बरस हुए हैं। इस नौ तख्लीक शुदा कहकशां में भूरे रंग का एक छोटा सितारा दरियाफ्त हुआ है, जो एक हैरत अंगेज अम्र है। अगर सितारे की कमियत से सूरज से 4 गुना ज्यादा हो तो इस सूरत में एक सितारा न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है। एक न्यूट्रॉन सितारे के मरकज के बाहर मादे की कसीर तादाद मौजूद होती है।
جس کی وجہ سے تجاذبی کھچاؤ بھی بے انتہا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ستارے میں موجود ہیلیم جلتی رہے تو وہ اس زبردست تجاذبی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چنانچہ کھچاؤ کا یہ زبردست عمل رکنے کے بجائے جاری رہتا ہے اور یوں نئے نیوکلیائی عمل کا آغاز ہوتا ہے، جس سے زیادہ بھاری عناصر تشکیل پاتے ہیں۔ پھر یہ عناصر مرکز کو کئی تہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایسے ستاروں کا سب سے اندرونی حصہ لوہے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ امر نہایت اہم ہے کہ لوہے کے مرکز سے نیوکلیائی توانائی کا حصول ممکن نہیں، چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ستارے کے مرکز میں لوہے کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب پیدا ہونے والی توانائی کی مقدار خاصی کم رہ جاتی ہے۔ یوں اسی لمحے انہدام کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے اس قدر توانائی اخراج ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ہمسایہ ستارہ اس عمل سے گزرے تو آسمان پر ایک اور سورج طلوع ہو جائے۔ اس قسم کا ایک منظر 1640 جب ستارہ کیپلر پھٹا تھا۔ اس قسم کے واقعات کو سائنسدان سپر نووا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دور دراز کی کہکشاؤں میں اب تک 400 کے قریب سپر نووا مشاہدے میں آ چکے ہیں۔ اس مظہر کے براہ راست مشاہدے کے امکانات کافی محدود ہوتے ہیں، چنانچہ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کے لیے کمپیوٹر ماڈلوں سے مدد لی ہے۔ نیوٹرون ستارہ کسی عام مادے کے ملاپ سے نہیں بنا، بلکہ اس کے ہر کیوبک انچ میں تقریباً 10 بلین میٹرک ٹن مادہ سما سکتا ہے، یعنی پورا ستارہ چند کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے، ہمارے ایک اوسط شہر کے برابر۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق 51 کلومیٹر قطر والے نیوٹرون ستارے کی کمیت سورج سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نیوٹرون ستارے کی بیرونی پرت سے چائے کے چمچ کے برابر مادہ نکالا جائے تو اس کا وزن 10 بلین میٹرک ٹن ہوگا۔ نیوٹرون ستارے کے مرکز میں زیادہ تر نیوٹرون اور دوسرے نیوکلیائی ذرات ہوتے ہیں، لہذا اس کے ارد گرد طاقتور برقی تہ کا ہونا یقینی امر ہے۔ اس ہی تہ کے باعث ستارہ ابھرتی ڈوبتی ہوئی مقناطیسی لہریں خارج کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ستارہ گردش کرتا ہے ویسے ویسے یہ برقی تہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گردش کرتی ہے۔ چارج شدہ ذرات جب اس گھومتی ہوئی مقناطیسی تہ میں سے گزرتے ہیں تو سگنل پیدا کرتے ہیں۔ یہ سگنل سب سے پہلے جوسیلین بیل برنیل نے 1972 میں دریافت کیے تھے۔ زیادہ تر نیوٹرون ستارے ایک سیکنڈ میں چند چکر لگا لیتے ہیں، تاہم ایک ایسا بھی ستارہ دریافت ہو چکا ہے جو ایک سیکنڈ میں 640 چکر لگا لیتا ہے۔ مائیکل مونوجویو کے مطابق ایک ایسا نیوٹرون ستارہ بھی دریافت ہو چکا ہے جس کے بارے میں سائنسدان پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بلیک ہول ہو سکتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ بڑے ستارے اپنے اختتام کے قریب پہنچ کر ہی بلیک ہول بن جائیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیوٹرون ستارہ بن جائیں۔ کائنات میں چھوٹے اور نیوٹرون ستاروں کی موجودگی کے واضح شواہد موجود ہیں، مگر اس کے برعکس بلیک ہول کی موجودگی کی کوئی ایسی شہادت موجود نہیں۔ مگر طبیعت دان اس امر پر متفق ہیں کہ کائنات میں بلیک ہولز موجود ہیں۔ در حقیقت بلیک ہول ایک پیشین گوئی ہے جسے آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت سے اخذ کیا گیا، جس کے مطابق بلیک ہول خلا میں موجود ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں کشش ثقل انتہائی طاقتور ہوتی ہے۔ چنانچہ بلیک ہول کی گرفت سے روشنی سمیت کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ جان میچیل نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ کائنات میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں سے روشنی کا گزر بھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی خیال معروف ریاضیدان لیپلیک نے بھی پیش کیا، لیکن فزکس میں بلیک ہول کی اصطلاح کچھ زیادہ پرانی نہیں۔ اس اصطلاح کا سب سے پہلے ایک امریکی سائنسدان جان ویلز نے 1969 میں استعمال کیا۔ اس نظریے کے مطابق جب سورج سے کم از کم 20 گنا بڑا ستارہ سپر نووا کی صورت میں بنتا ہے تو اس کا باقی ماندہ ملبہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے جو عام طور پر ایک نیوٹرون ستارے کا آخری مرحلہ نہیں ہو سکتا۔
चनाचे इस बाकी मांदा मलबे की कसाफत बढ़ती चली जाती है और बिलाखिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये लामहदूद कसाफत का हामिल हो जाता है, इसका हजम सिफर हो जाता है। इस मरहले को इकाइयत से ताबीर किया जाता है। तब इसके अंदर जाने वाली कोई चीज या इसकी सरहदों के नजदीक आने वाली कोई भी शय, ख्वाब रोशनी ही क्यों ना हो, इससे फरार हासिल नहीं कर सकती। ब्लैक होल को इस मिसाल से बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। फर्ज करें आप टेनिस की एक गेंद को फिजा में उछालते हैं। आप जिस कदर ताकत से गेंद को फिजा में उछालेंगे वो उसी कदर बुलंदी तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि गेंद कभी वापस ना आए तो उसे 7 मील फी सेकंड की वेलोसिटी से उछालिए, क्योंकि ये स्केप वेलोसिटी की हद है। इस वेलोसिटी से फेंकी गई कोई शय जमीन की कशिश सकल की गिरफ्त में नहीं आ सकती। दरअसल जब कोई जिस्म सुकड़ना शुरू होता है तो उसकी कशिश सकल बढ़ती चली जाती है, जिसके बायस इस जिस्म की स्केप वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। यह अमल इस वक्त तक नहीं रुकता जब तक सितारा मुमकिन हद तक सुकड़ न जाए। इस मुकाम पर इसकी स्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी बढ़ जाती है, जिसके बायस रोशनी समेत कोई भी शय इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकती। हरकियात के कवानीन के मुताबिक ब्लैक होल मुकम्मल स्याह सितारा है जिससे रोशनी का इखराज नहीं होता। इसके बावजूद एक ब्लैक होल अपने करीब तरीन सितारे को खींच रहा होता है ताकि इसके मादे को निगल सके। ब्लैक होल के इर्द गिर्द ऐसी तय होती है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं, जिसमें दाखिल होने के बाद कोई भी शय वापस नहीं आ सकती। इवेंट हॉरिजॉन कोई मादी सरहद नहीं बल्कि एक रियाजियाती तस्वुर है, या दूसरे अल्फाज में इवेंट हॉरिजॉन एक ऐसा दरवाजा है जिसमें दाखिल तो हुआ जा सकता है मगर वहां से भी वापसी मुमकिन नहीं। इसकी भी वजाहत आइंस्टाइन के मशहूर ज़माना नजरिया इजाफियत से की गई है। इवेंट हॉरिजॉन दरअसल ब्लैक होल के इर्द गिर्द वो तय है जहां पहुंचने के बाद रोशनी की लहरें ब्लैक होल की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। सन 1974 ईस्वी में मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने इस जमन में अपने तजर्बात पेश किए। इन तजर्बात के मुताबिक ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर ब्लैक बॉडी नहीं होता बल्कि बहुत मामूली सी मकदार में थर्मल तापकारी खारिज करता रहता है। इस इखराज करदा तापकारी को ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। हॉकिंग ने अपने तजर्बात को साबित करने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी का सहारा लिया। उस जमाने के बहुत से साइंसदानों ने हॉकिंग के तजर्बात को दोहराया और उन्होंने भी वो नताइज अक्स किए। तब से इन तापकार शुआओं का नाम हॉकिंग रेडिएशंस रख दिया गया। उनके मुताबिक ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के बाहर मकनातीसी तय के बायस जर्रात का एक जोड़ा पैदा होता है। उनमें एक जर्रा इवेंट हॉरिजॉन के अंदर दाखिल हो जाता है और दूसरा फरार होते हुए किसी दूसरे मुखालिफ यानी जिद मादे से टकराकर फना हो जाता है। इस अमल के बायस गैमा शुआएं खारिज होती हैं और यही गैमा शुआएं दरअसल हॉकिंग रेडिएशंस होती हैं। इनका हिसाब लगाया जा सकता है एक बड़े ब्लैक होल से निकलने वाली ये शुआएं निहायत कमजोर होती हैं। अलबत्ता एक छोटे ब्लैक होल से ये शुआएं बड़ी शिद्दत से निकलती हैं। ऐसी गैमा रेज जो किसी ब्लैक होल से निकलती हों अब तक मुशाहिदे में नहीं आ सकी, ताहम साइंसदान इनके होने पर यकीन रखते हैं। दरअसल कायनात में बहुत सारे मज़ाहिर ऐसे हैं जिनकी तशरीह सिर्फ ब्लैक होल के होने से ही मुमकिन है। ताहम तबीयतदानों ने कायनात के इंतहाई ताकतवर एक्सरे शुआओं का मुशाहिदा किया है। उनकी वजाहत के लिए ये मफरूज़ा कायम किया गया है कि कायनात के इस मखसूस गोशे में एक आम सितारा और एक ब्लैक होल एक दूसरे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। गर्दिश के दौरान ब्लैक होल इस सितारे की हाइड्रोजन गैस अपनी जानिब खींचता है। इस अमल से एक्स रेज खारिज होती हैं। ये एक्स रेज कम ताकत की हामिल होती हैं, चनांचे ये हमारे कुर्रे हवाई से गुजरकर हम तक पहुंच सकती हैं। एक मुद्दत तक इन्हें रियाजियाती तौर पर ही अखज़ किया जाता रहा, ताहम 60 की दिहाई में खला में भेजे जाने वाले बहुत से रॉकेटों और गुब्बारों ने इनका मुशाहिदा किया। 21 दिसंबर
1970 को इन एक्स रेज पर तहकीक के लिए एक सैयारे को खला में भेजा गया जिसका नाम यूहोरो था। इसके बायस ये मालूम हो सका कि आसमान में बहुत सारे ऐसे मराकिज मौजूद हैं जिनसे ये एक्स रेज खारिज होती हैं। ताहम अपनी कहकशां मिल्की वे और दो हमसाया कहकशाओं में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स की शहादत मैसर आ चुकी है, लेकिन दर हकीकत इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि कायनात में बहुत सारे सितारे अपना ईंधन जलाकर ख़त्म हो चुके हैं और इन्हें अंदरूनी इन्हदाम का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर हम कायनात में कसीर तादाद में ब्लैक होल्स का होना तस्लीम कर लेते हैं तो हम आसानी से कहकशाओं की मौजूदा महवरी गर्दिश और उनके तवाज़ुन के मौजूदा शरह की भी वजाहत कर सकते हैं। क्या ब्लैक होल्स से तवानाई का हुसूल मुमकिन है? जॉन वेलर, जो इस मफरूज़े के खालिक हैं, इन्होंने ज़मीन में एक फ़र्ज़ी तहज़ीब की नक्शा-कशी की है। उनके मुताबिक तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र ये लोग अपने सितारे को छोड़कर एक घूमते हुए ब्लैक होल के गिर्द आबाद हो जाते हैं। ये आबादी हर रोज़ अपना कूड़ा करकट गाड़ियों में लाद कर एहतियात से मुंतखब किए हुए रास्तों से ब्लैक होल की तरफ रवाना कर देती है। ये कचरा हमेशा के लिए ब्लैक होल में गायब हो जाता है। जब ये कचरा ब्लैक होल के घुमाव की उल्टी सिमत के रास्तों पर गुजरता है तो घुमाव की कुव्वत खारिज होती है और वो आबादी से कुव्वत को महफूज करके अपनी तवानाई की ज़रूरत को पूरा करती है। हकीकतन ये सारा मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म का या किसी शाहकार नावल का लगता है और बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान आसमानी बिजली पर काबू पाकर अपनी ज़रूरियात पूरी करने लगे या फिर ज़लज़लों से निकलने वाली ज़बरदस्त तवानाई को अपने इस्तेमाल में लाए। मगर याद रखने की बात यह है कि इस ज़मन में सोचा जा रहा है और बराबर तहकीक भी जारी है। साइंसदान ऐसे अजसाम की तलाश के लिए वसी तहकीक कर रहे हैं जिन्हें ब्लैक होल से ताबीर किया जा सकता हो और वहाँ मादे का इखराज भी हो रहा हो। ताहाल ऐसे किसी जिस्म का मुशाहिदा नहीं किया जा सका है जिसके बारे में हतमी दलाइल दिए जा सकें कि यही ब्लैक होल है। लेकिन बड़े ब्लैक होल्स की सरगर्मी के नतीजे में और भी अजीब नौइयत के असरात मुशाहिदे में आते हैं जिनसे इस बात का मजीद सबूत मिलता है कि कहकशाओं के मरकज में अजीम और देवहेकल ब्लैक होल्स मौजूद हैं। खास तौर पर सितारों की महवरी गर्दिश इस बात की मजीद गवाही देती है कि यहाँ ब्लैक होल्स मौजूद हैं क्योंकि सितारे इस तरह का रद्द अमल करते हैं कि कोई निहायत कसीफ और ऊंची कशिश का हामिल जिस्म उनको खींच रहा था। क्या ये तस्वुर दुरुस्त है कि हर कहकशां के मरकज में ब्लैक होल ही होता है? क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ब्लैक होल्स इन कहकशाओं में तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या कायनात का भी कोई मरकज़ मौजूद है? ताहाल हम अभी इस काबिल नहीं हो सके कि ज़मन में कोई कयास भी कर सकें। यही वो सवाल है जिससे साइंसदान पहलू तही बरतते हैं। मगर शायद हम मुस्तक़बिल में कायनात का मरकज़ तलाश करने में कामयाब हो जाएं, तब तो फिर ब्लैक होल्स की गुत्थी भी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। अब ये सोचा जाए कि आखिर एक जिस्म ब्लैक होल में गिरने के बाद कहाँ चला जाता है। फर्ज करें अगर कोई जिस्म ब्लैक होल में दाखिल हो जाए तो वो इसमें मौजूद कशिश की कुव्वतों से बारीक तरीन अज्जा में तहलील हो जाएगा और फिर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएगा जो अनदेखी और अनजानी है। ताहम ब्लैक होल में दाखिल होते वक्त और वहां से निकलते वक्त इस जिस्म की तवानाई यकसा रहेगी मगर खदोखाल हैरत अंगेज तौर पर बदल जाएंगे। कुछ साइंसदान इस बात के कायल हैं कि इस कायनात में ब्लैक होल्स के साथ साथ वाइट होल्स भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि वो जिस्म जो ब्लैक होल में गिर जाता है फना नहीं होता बल्कि एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है। ये नया मुकाम इस ब्लैक होल से अरबों मील दूर हो सकता है। इस बात की वजाहत के लिए भी आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत का ही सहारा लिया जाता है जो हमें ये बताता है कि इस कायनात में ऐसे मुकाम ज़रूर होंगे जहां से एक जिस्म अपने सफ़र का आगाज करता है। दरअसल ब्लैक होल्स हर जिस्म को अपनी तरफ खींचते हैं और वाइट होल्स इन्हीं अजसाम को मुखालिफ सिमत धकेलते हैं। ब्लैक होल्स पर गिरा कदर साइंसदान जिनमें स्टीफन हॉकिंग भी शामिल हैं बज़ाहिर इस बात के हक में नहीं क्योंकि इस बात को सिर्फ रियाजियाती तरीके से ही साबित किया जा सकता है। ताहम फिर भी ये अमर काबिल गौर है कि ये वाइट होल्स
کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس تناظر میں زبردست تحقیق جاری ہے۔ اس نظریے سے فیکنڈ یونیورسز کو اسمولنلی پیش کرتے ہیں، وہ ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتے ہیں جہاں کوئی بھی جسم بلیک ہول میں گرنے کے بعد وائٹ ہول سے نکلتا ہے۔ ان کے مطابق یہ دنیا ہماری اس دنیا سے یکسر مختلف ہے اور اس کائنات کے دوسری سمت واقع ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے ان تمام حقائق جن کا اب تک تذکرہ ہو چکا ہے کے باوجود ہم اب تک کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ شاید مستقبل میں ہم اس قابل ہو جائیں اور کائنات کے ان سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکیں، شاید۔